नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। आपके तमाम म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवाल हम आज अपने शो में शामिल करेंगे और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा जी हैं। पूनम, बहुत स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए पूनम जी से बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज कैसा रहा बाजार उसकी भी बात कर लेते हैं। लगातार 9 दिनों से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। निफ्टी ने आज इंट्राडे में 10,600 के बेहद करीब वो पहुंच गया, लेकिन वहां से मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी जैसे तैसे 10,500 को आज होल्ड करने में कामयाब रहा। और दिन भर का और कारोबार बताने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा है। डिम्पी, बताइए कैसा रहा आज बाजार? बिल्कुल, एफएमसीजी ने आज काफी हद तक बाजार को बचाया, नहीं तो गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड हो जाती। खैर 9 दिन की तेजी थी और हल्की सी मुनाफा वसूली बाजार के अंदर आज नोटिस की गई। 18 अंकों का नुकसान आज निफ्टी पे था, माफ कीजिए 22 अंकों का। 18 अंकों का नुकसान ना मिड कैप कैटेगरी में आया। निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा कमजोर हुआ, आप परसेंटेज में भी देख पा रहे हैं पूरी वॉल में। ये चारों के चारों बेसिस इंडाइसेस में बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा कमजोर हुआ। ये जी बिजनेस की खबर के बाद इसका रिएक्शन देखने को मिला, जिसमें यह तय हो गया कि अब वित्त मंत्रालय ने जो अपनी संसदीय समिति को रिपोर्ट दी उसमें यह कहा गया कि आरबीआई को ही देखना होगा और बैंकिंग का ही मामला है। इस कमेटी जो मैनेजमेंट कमेटी है इसके अंदर सरकारी नुमाइंदे नहीं होते, तो सरकार की ज्यादा दखलंदाजी नहीं। उसके बाद हमने देखा सरकारी बैंक टूटे और बैंक निफ्टी डे लो पे आ गया। एडवांस डिक्लाइन की पिक्चर भी अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको होती हुई दिखेगी। जैसे 600 शेयर के मुकाबले 1000 शेयर और यहाँ पे 1100 के मुकाबले करीब 1500 शेयर, ये दर्शाने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है कि बाजार के अंदर आज थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दिन था। लेकिन एफएमसीजी का एक बड़ा प्लेयर, आप एफएमसीजी इंडेक्स भी देखिए और दूसरा आईटीसी, इन दोनों ने आज बाजार के अंदर काफी अच्छे दम भरते हुए दिखे। अब निफ्टी के जरा टॉप गेनर्स देखिए, आईटीसी टॉप सूची में पहुंचा। इसके अलावा विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी के नंबर्स का इंपैक्ट थोड़ा अल्ट्राटेक सीमेंट आज काउंट कर रहा है। जी एंटरटेनमेंट, मीडिया के शेयर्स अच्छे चल रहे हैं, उसमें जी एंटरटेनमेंट ने आज सुबह सुबह लीडरशिप ले ली थी 2% की मजबूती के साथ। यह निफ्टी के कमजोर शेयर, टूटने वाले शेयर। आज वैसे तो ऑयल मार्केटिंग के सभी शेयर्स टूटे, लेकिन एचपीसीएल में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान था। लुपिन भी टूट गया, 2-3 दिन से चल रहा था, आज मुनाफा वसूली आई है, ये शेयर भी थोड़ा कमजोर हुआ है। अब आज एफएमसीजी का और प्ले देखें आप, इसमें जो छोटे छोटे एफएमसीजी, मिड कैप एफएमसीजी कंपनीज हैं वो चली। गोदरेज कंज्यूमर्स, पराग मिल्क 2-3 दिन से चल रहा है, 4% की अच्छी क्लोजिंग इस तरह के मार्केट के अंदर भी हमको देखने को मिली है। जोश में होटल वाले शेयर्स हैं, लगातार 4 दिन से लगातार ये शेयर चल रहे हैं, जिसमें रॉयल ऑर्किड की मैनेजमेंट ने जी बिजनेस पे बकायदा एक्सपेंशन प्लान पर बताया। 2 दिन में वो शेयर 30% से ज्यादा चला। ये कुछ एक होटल्स के शेयर आपकी स्क्रीन पे थे। अब केमिकल शेयर्स की बारी। केमिकल एक ऐसा सेगमेंट बन गया मार्केट के अंदर जहां पे हर रोज कहीं ना कहीं खरीदारी है। कुछ तो करेंसी का बेनिफिट, कुछ इनकी अपनी यूएसपी है जो कि एक्सपोर्ट मार्केट में इनको मिल रही है। सुदर्शन केमिकल, कनोरिया, पुंज केमिकल, श्री पुष्कर, ये कुछ एक वैसे शेयर्स हैं जिनकी आज क्लोजिंग काफी शानदार है। लेकिन आज का रियल माने में अगर बाजार को थोड़ा सा नीचे लेके आने में या कमजोरी का फैक्टर था वो सरकारी बैंकों के था। बैंक ऑफ बड़ौदा 4% नीचे, इंडियन यूनियन, ओबीसी, सभी के सभी बैंक आज थोड़ा टूटे। सरकारी बैंकों का कमजोर हुआ, इसने बैंक निफ्टी को ड्रैग कर दिया। ये वो सभी सेगमेंट थे। इसके अलावा आज का दिन ऑयल मार्केटिंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। एचपीसीएल, बीपीसीएल की बारे में बात कर रहे थे, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, पेट्रोनेट, एलएनजी। आज हालांकि सुबह सुबह खबर ये आई थी कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं गुजरात गैस द्वारा, तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये सेगमेंट थोड़ा बच जाएगा इस खबर से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमजोरी यहां पर भी देखने को मिली है। आज के जो हीरो साबित हुए ये सभी अक्रॉस द सेगमेंट में थे, उसमें तो सर्किट लगने वाले 2 शेयर शामिल है। एक तो पिट्टी लेमिनेशन और हरकुलस होस्ट, जो हमने सुबह सुबह आपको नोटिस कराया था जब ये शेयर सिर्फ 2% ऊपर था, आज 20% के सर्किट पे लॉक हुआ। कई दिनों से चलने वाला मिश्रित धातु आज फिर से 10% के सर्किट पे लॉक होने में कामयाब होगा। कई दिनों से शानदार मूव इस शेयर ने दिया है और जीपी एसोसिएट्स लास्ट में एक पुल बैक का सौदा बना, जिसने आज की क्लोजिंग को इंटरेस्टिंग कर दिया। 7% की बढ़त के साथ जीपी एसोसिएट्स की। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका बाजार पर जानकारी देने के लिए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं पूनम रुंगटा के साथ। हमारे साथ पहले कॉलर हैं समस्तीपुर बिहार से हेमंत राज जी। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट मींस एम्प्लॉय, एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉय, ओके। तो मैंने 3 फंड ले रखा है, ठीक है। दो फंड्स आर एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसमें 500 रुपीज की एसआईपी है। सेकंड इज एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ 1000 रुपीज एसआईपी, एंड फाइनली इज एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1000 रुपीज, एंड फाइनली द लास्ट फंड इज जो थीमेटिक फंड है, देयर अबाउट अ लंप अमाउंट ऑफ 10,000, दैट फंड नेम इज एसबीआई मैग्नम फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये सारे मेरे फंड है, पोर्टफोलियो लोकेशंस है जी।
और 23 साल की उम्र में आपने चलिए एसआईपी की शुरुआत तो की है, लेकिन गोल्स क्या सेट किए आपने? क्या बोला आपने? गोल्स क्या सेट किए सर आपने? ये जो तमाम निवेश कर रहे हैं, किस गोल के लिए कर रहे हैं? एक्चुअली मैं गोल में रिटायरमेंट कर रहा हूँ। रिटायरमेंट बस? एग्जैक्टली, हाँ, रिटायरमेंट। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई, शादी, अपनी शादी के लिए नहीं? पढ़ाई शादी नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, हेमंत राज का क्लियर कट गोल है रिटायरमेंट के लिए उन्हें एक कॉर्पस इकट्ठा करना है। तो पूनम बताइए क्या करेंगे? देखिए, इनकी उम्र 23 इयर्स है और जो गोल है रिटायरमेंट का वो बहुत दूर है, यानी कि बहुत लंबा समय इन्हें अवेलेबल है अपना गोल अचीव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो म्यूचुअल फंड एसआईपी का मेन फायदा है इन्वेस्टमेंट का, वो है लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग और कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना। तो जो इनका इन्वेस्टमेंट है, दिखने में चाहे अभी छोटा लग रहा है, 1500 रुपए की एक एसआईपी है और 1000 की और दूसरी 1000 की, टोटल 2500 के एसआईपी में ये अपना, आपको जान के हैरानी होगी कि आराम से अपना रिटायरमेंट का गोल अचीव कर सकते हैं। पर इन्हें ये भी नक्की करना होगा कि इन्हें रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिए हर महीने खर्च करने के लिए। गोल तो इन्होंने नक्की किया, मगर उसके साथ साथ अमाउंट अटैच करना होगा कि इनकी जो नीड्स है, इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उस हिसाब से इन्हें कितना पैसा रिटायरमेंट के वक्त चाहिए। फिर उल्टी गिलती करके हम एक एसआईपी के फिगर पे पहुंचेंगे और उसको कंटिन्यूस फिर मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही जो इनकी फंड कैटेगरी है वो भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें रीशफल करेंगे तो अच्छा होगा। एसबीआई मैग्नम ग्लोबल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड, ये दोनों एक ही कैटेगरी के फंड है। इतने छोटे अमाउंट के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ठीक नहीं है, तो थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। जी, चलिए, हेमंत को सलाह मिल गई है उनके एकमात्र गोल के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ है पुणे से नीलेश जी। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। बताइए क्या सवाल है आपका? नीलेश? हाँ जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं कुछ एसटीपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मेरे पास लगभग 1.2 लाख रुपीस अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे 2 या 3 स्कीम्स चाहिए एसटीपी के लिए। 3 स्कीम्स? हाँ। चलिए, लगभग 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपके पास है अभी? जी मैम। ठीक है, तो यहाँ पर एसटीपी में डालना चाहते हैं ये पैसे और अच्छी स्कीम्स भी जानना चाहते हैं। पूनम, जरा एसटीपी के बारे में जरा बताइए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर फंड के फायदे भी बताइए और इनको अच्छी स्कीम भी सुझाइए। देखिए, एसटीपी इज अ सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। जब आप एक स्कीम से ट्रांसफर करते हैं पीरियोडिकली इनटू अनदर स्कीम, तो ये बहुत पॉपुलरली हम करते हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर के पास लमसम पैसा अवेलेबल है, बट वोलेटिलिटी ऑफ मार्केट की वजह से हम एक साथ उसे निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि इक्विटी एक बहुत ही जोखिम भरा निवेश है। तो उसमें एवरेजिंग बनाने के लिए और स्लोली मार्केट में एंट्री करने के लिए हम आपका लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक फंड के लिक्विड फंड में। लिक्विड फंड एक ऐसा फंड होता है जिसे मार्केट की इक्विटी रिस्क नहीं होती है, वो एकदम सेफ होता है आपका कैपिटल, और साथ ही बैंक की तरह वर्क करता है। जैसे बैंक में अकाउंट में आप पैसे रखते हैं और जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, उस तरीके से ये म्यूचुअल फंड का एक बैंक होता है जिसमें आपको नॉर्मल बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है और साथ ही आपका कैपिटल सेफ होता है। तो आपका लमसम पार्क कर दिया जाता है उस लिक्विड फंड में, और उसी फंड हाउस की दूसरी इक्विटी स्कीम में हर महीने एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए स्लोली इक्विटीज में एंट्री की जाती है। तो एसटीपी का जो रूट है वो सेफ प्ले करने के लिए, मार्केट की एवरेजिंग देखने के लिए और वोलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए रास्ता अपनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये इक्विटीज में स्लोली एंटर करने के लिए जिनके पास लमसम पैसा अवेलेबल है। तो यहाँ हेमंत जी के पास, नीलेश जी के पास 1.2 लाख है। ये रकम के लिए 2-3 स्कीम में अलग अलग स्कीम में निवेश करना ठीक नहीं होगा। आप कोई भी एक स्कीम चूज कर सकते हैं, और जो भी आप चूज करेंगे स्कीम, वो डिपेंड करेगी आपके टाइम होराइजन के ऊपर। अगर आपका टाइम होराइजन कम है तो आप एक लार्ज कैप इक्विटी फंड चूज करें और उसी फंड के लिक्विड फंड में, फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी लिक्विड फंड में आपका एक मुश्त पैसा निवेश कर दें और वहां आप एसटीपी की मैंडेट दे दें कि आप
HDFC टॉप 200 में महीने दर महीने जो भी रकम आप कंफर्टेबल हो, फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपीज हर महीने ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप 12 महीने में आप धीरे धीरे HDFC टॉप 200 में निवेशक हो जाएंगे। और अगर आपका उससे लंबा होराइजन है, 5, 7, 10 साल आपका होराइजन है, तो आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी चूज करें। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि आप मार्केट में सेफली एंटर करें और लंबे समय में आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएं। चलिए, नीलेश को सलाह देने के बाद एक और कॉलर से हम बात करते हैं। जबलपुर से अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैंने आपको मेल किया हुआ था। उसमें मेरे क्वेश्चन थे कि मुझे रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ चाहिए थे 30 साल में। बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए 40 लाख चाहिए थे और 10 साल में मुझे कार खरीदने के लिए 10 लाख चाहिए थे। और जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो एसबीआई ब्लू चिप में कर रहा हूँ, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज में कर रहा हूँ। कुल 8 फंड्स है आपके पास? जी मैडम। 8 फंड्स में 15,000 रुपए की SIP? जी। और कब से कर रहे हैं SIP? ये मैं करीब 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल से। और 4 साल से यही फंड्स हैं आपके कि बीच बीच में जोड़े हैं आपने कुछ फंड्स? नहीं, बीच बीच में मैंने जोड़े हैं। ठीक है। अब आपके गोल के हिसाब से क्या इन सभी फंड्स में बना रहना आपके लिए जरूरी है और इतना निवेश आपके गोल के लिए कितना काफी है? पूनम, ये बताइए। देखिए, अखिलेश जी के जो गोल्स है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है, टाइम होराइजन भी डिफाइंड है और अमाउंट भी उन्होंने नक्की कर रखी है। ये मेरे लिए बता पाना मुश्किल है कि उन्होंने ये अमाउंट किस तरह अराइव करी है, पर जो भी अमाउंट इन्होंने सोची है उस हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में फिलहाल वो रिटायरमेंट गोल जो 2 करोड़ रुपए चाहिए 30 साल के बाद, उसके लिए महज 3,000 रुपए के SIP से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जितना लंबा गोल होता है, दूर होता है गोल, उतना आपको एवरेजिंग और कंपाउंडिंग की बेनिफिट मिलती है। और ये कैलकुलेशन एक बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके का रिटर्न प्रोजेक्ट करके लिया हुआ है। 12 से 14% के बीच का मार्केट का अगले 30 साल का रिटर्न हम प्रोजेक्ट करके ये अमाउंट पे पहुंचे हैं। और बच्चों की जो हायर एजुकेशन 20 साल के बाद इन्हें 50 लाख चाहिए, उसके लिए महज 3,500 रुपए की SIP चाहिए। और चिल्ड्रन मैरिज जो 24 साल के बाद इन्हें 30 लाख रुपए चाहिए, वो उसके लिए सिर्फ 1,000 से 1,100 रुपए के बीच की SIP में ये अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और गाड़ी के लिए इन्हें सिर्फ 4,000 रुपए की SIP चाहिए। तो अगर हम टोटल करते ये सब तो हमें अखिलेश जी को सिर्फ 11,000 या 12,000 की SIP मंथली करनी होगी। और जो जो इनके गोल्स हैं उसके सामने इन्हें फंड्स को ईयर मार्क करना होगा कि कौन सा गोल के लिए कौन सी SIP ये चालू रखें। जो गोल सबसे दूर है उसके लिए सबसे अग्रेसिव फंड चूज कर सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड। और इनके पास रिलायंस फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज जो फंड है वो एक सबसे अग्रेसिव फंड है, उसमें अपना निवेश बढ़ाएं। जो नंबर ऑफ फंड्स है थोड़े ज्यादा है इनके पोर्टफोलियो में, इसको थोड़ा कंसोलिडेट कर दें। 4 या 5 फंड में अगर ये निवेशक रहते हैं तो बेटर रहेगा इन्हें उसको मॉनिटर करना और आगे के लिए उसको संभालना। तो इनके पास 3 लार्ज कैप फंड है जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज इनके सारे गोल 20 साल के बाद के हैं। तो लार्ज कैप फंड में से ये एग्जिट करके ये जो इनके 3 मिड कैप हैं और स्मॉल कैप और एक बढ़ा दें। इस तरीके से थोड़ा चर्निंग करें, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीशफलिंग करें और इसी तरह आगे बढ़ते जाएं मार्केट को मॉनिटर करते हुए। जी, चलिए, एक और कॉलर नहीं है हमारे पास। इनफैक्ट इनका ईमेल आया है जर्मनी से प्रतीक जी का। अपने बारे में लिखते हैं 32 साल इनकी उम्र है, शादीशुदा है लेकिन बच्चे नहीं हैं और ये 44,500 रुपए की प्रति महीने SIP करते हैं। PPF में 70,000 रुपए का इनका निवेश है, 5 लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं, स्टॉक में 7.5 लाख रुपए निवेश भी करते हैं। और लक्ष्य रखा है इन्होंने अपना बच्चे की ग्रेजुएशन 35 लाख, फिर बच्चों की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 63 लाख, 2048 तक बच्चों की शादी के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इनको 13.5 करोड़ रुपए चाहिए। और लंबी खासी इनकी फहरिस्त है फंड्स की। 10 फंड्स इन्होंने अपने लिए चूज किए हैं। बताइए, 32 साल की उम्र में गोल तो डिफाइंड है लेकिन बहुत सारे फंड्स में निवेशित भी है और बहुत क्लियर कट डिफाइंड गोल्स इन्होंने किए हैं। क्या स्ट्रैटेजी इनकी सही लगती है आपको पूनम? स्वाति, जैसे हमने पहले बात की अखिलेश जी के क्वेश्चन के साथ कि जितना लंबा गोल होता है उतना
कम अमाउंट में आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ भी इनके पास सेम केस है, इनके गोल्स भी डिफाइंड है और इनका टाइम होराइजन काफी लंबा है, मगर जो पोर्टफोलियो जो है वो काफी फैला हुआ है और काफी हैपहैजर्ड है। जो इनकी एज और इनकी जो गोल है उसके हिसाब से इनके पास अग्रेसिव फंड्स और थोड़े कम फंड्स होने चाहिए इनके पोर्टफोलियो में। इन्होंने जैसे देखेंगे तो SBI ब्लू चिप में एक साथ 11,000 रुपए की SIP कर रखी है, और जबकि जो दूसरे फंड्स है किसी में 9,000 किसी में 15,000, तो सब कंसोलिडेट कर लें। जो इनके 4 या 5 गोल हैं उस हिसाब से 5 या 6 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखें, और जैसे मैंने पहले बताया जितना लंबा गोल है उतना अग्रेसिव फंड रखेंगे। अग्रेसिव यानी एक मिड कैप या स्मॉल कैप फंड होता है, उसको मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत इफेक्ट करती है, और SIP में के रूट से निवेश करने में हमें अगर यूनिट ज्यादा अक्यूमुलेट करनी है तो जो ज्यादा अग्रेसिव, जो ज्यादा ऊंचा नीचा सेक्टर होता है उसमें निवेश करने से लॉन्ग टर्म में फायदा बनता है। शॉर्ट टर्म में जरूर आपको वो नेगेटिव दिखे, मगर लॉन्ग टर्म में वो आपको जरूर फायदा देके जाएगा। तो काफी सारा इसमें इन्हें चेंजेस करने की जरूरत है। काफी हैपहैजर्ड अमाउंट्स के निवेश हो रहे हैं, वो सब देख के कंसोलिडेट करके थोड़ा रीशफलिंग करेंगे तो अपने गोल्स पे बहुत आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से उन्हें 50,000 के आसपास की SIP चाहिए, और उनकी ऑलरेडी 44,500 की SIP चल रही है। लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, मगर इन्हें अपने पोर्टफोलियो को रीलुक करने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा है, और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। UAE से विपिन तिवारी जी हमें अपना सवाल भेज रहे हैं। इनकी उम्र 33 साल है, 3,000 रुपए प्रति महीना ये निवेश कर रहे हैं। 20 साल में इन्हें 70 से 80 लाख रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए ये फिलहाल इन्होंने हमारे पास जानकारी नहीं दी है। 5 LIC में निवेश कर रहे हैं, और इसमें जीवन आनंद, मनी बैक और चाइल्ड प्लान है। 1 लाख एक साथ भी निवेश करना चाह रहे हैं। अभी जो इनकी रणनीति है और आगे जो गोल इन्हें अब अचीव करना है, उसके लिए पूनम क्या राय देंगी इन्हें? देखिए, जो इनका गोल है 20 साल में इन्हें 70 से 80 लाख चाहिए, तो वो ये आराम से 5,500 की SIP से भी अचीव कर सकते हैं। ऑलरेडी ये 3,000 रुपये प्रति माह निवेश कर रहे हैं, तो इन्हें अपने निवेश थोड़े बढ़ाने होंगे अगर ये गोल सिर्फ SIP के जरिए ये अचीव करना चाहते हैं तो। और साथ ही जो आपने कहा कि LIC की 5 पॉलिसी में निवेश कर रहे हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी कि कोई भी इंश्योरेंस प्लान में हम निवेश नहीं करते हैं। जी, वो निवेश नहीं होता है, वो रिस्क कवर के लिए ली जाती है, जो आपके फ्यूचर गोल्स को बैकअप प्लान देता है और प्रोटेक्ट करता है। हाँ, जो प्लान्स इन्होंने चूज करे उनसे पैसा इन्हें मिलेगा, मगर वो पैसा इफ यू आर लिविंग टू लॉन्ग, अगर आप जिस गोल के लिए पैसे बचा रहे हैं वो गोल ही हम नहीं देख पाए तो फिर ये निवेश के कोई फायदे नहीं होंगे। इसलिए दोनों तरीके का कॉम्बिनेशन हमारे पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। तो जो जीवन आनंद और मनी बैक पॉलिसीज लिए, ये आपके डेट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि इनके रिटर्न टैक्स फ्री होते हैं, और एक डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एक सेफ इंस्ट्रूमेंट रिटर्न देता है 6 से 7% के बीच में, वैसा रिटर्न देगा। तो उसका कैलकुलेशन भी आप अपने जो पैसे मिलने वाले हैं मैच्योरिटी पे उसके साथ जोड़ लें और अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाएं। लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल अचीव कर सकते हैं इस टारगेट को, और लंबा टारगेट है, इसलिए इन्होंने 2 जो लार्ज कैप फंड चूज करके उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मेरा एसेट इमर्जिंग मिड कैप में कंटिन्यू रखे, और साथ ही कोटक सिलेक्ट फोकस को चालू रख सकते हैं, क्योंकि ये एक डाइवर्स टाइप का लार्ज कैप है। तो इस तरह 3 की बजाय सिर्फ 2 फंड में निवेश रखेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे तो बिल्कुल अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जी, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रीकांत जी नासिक से हमें सवाल भेज रहे हैं, और उनका सवाल ये है कि फिलहाल 1,000 रुपए प्रति फंड की 3 SIP कर रहे हैं, जिसमें ABSL एडवांटेज फंड, DSP ब्लैक रॉक स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप में इनका निवेश है। लक्ष्य है इनके बच्चे की पढ़ाई, रिटायरमेंट, बेटी की शादी, और 25 साल की अवधि के लिए इन्हें 1 लाख रुपए एक मुश्त भी डालने हैं। बाकी जो रकम है पूनम आपके पास भी और हम टेलीविजन पर भी दिखा रहे हैं। अब बताइए क्या स्ट्रैटेजी इन्हें अपने गोल के लिए रखनी चाहिए? जो निवेश कर रहे हैं वो फंड्स अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आदित्य बिरला सन लाइफ एडवांटेज फंड एक डिवर्सिफाइड फंड है,
और DSP BR स्मॉल कैप और फ्रैंकलिन फ्लेक्सिकैप, ये भी अग्रेसिव टाइप के फंड है, ये बिल्कुल इसमें निवेश अपना चालू रखें। और 3,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा गोल अचीवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कम है इनका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो 2,000 रुपए बढ़ाना चाहते हैं, ये इन्हीं फंड्स में ही टॉपअप करें। इन्हें टोटल 5,500 6,000 रुपए की SIP की जरूरत होगी अपने तीनों गोल के लिए। तो उस हिसाब से अपनी SIP बढ़ाएं और इन्हीं फंड्स में टॉपअप करते हुए आगे चलेंगे तो ये अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और जो 1 लाख रुपए लमसम ये निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो अभी वो समय है जब आप एंटर कर सकते हैं लमसम तरीके से। इनका अमाउंट 1 लाख है, जो एक बैलेंस फंड में या लार्ज कैप फंड जैसे कि SBI ब्लू चिप या कोटक सिलेक्ट फोकस में ये निवेश करें। और थोड़े अगर कंजर्वेटिव निवेशक हैं, यानी इनको अगर थोड़ा सा सेफ प्ले करना है अपने एकमुश्त पैसे के लिए, तो ये एक बैलेंस फंड HDFC बैलेंस फंड या L&T प्रूडेंस फंड में भी निवेश करके आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे जाए मॉनिटर करते हुए अपने गोल्स को रीलुक करें, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है कई बार इन्फ्लेशन की दरों की वजह से आपके गोल का अमाउंट चेंज हो जाता है, या गवर्नमेंट की किसी नीति की वजह से, जैसे अभी टैक्सेशन लागू हो गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% आपको अपनी प्रॉफिट्स पे देना होगा, तो उससे आपके जो गोल की राशि है उसमें फर्क आ सकता है। वो सब मॉनिटर करते हुए आप आगे बढ़े। जी, जल्दी से अगला सवाल भी लेते हैं। कुणाल लापसीवाला जी का सवाल हमारे पास है। आपको बताएं कि ये बेटे की शादी के लिए 1,500 रुपए की माफ कीजिए, ये श्रीकांत जी के लिए वो था, उनके लिए सजेशन था। लेकिन कुणाल लापसीवाला जी का सवाल हमारे पास ये है कि 6 महीने से L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड में 1,000 रुपए प्रति महीने का निवेश करें। रिलायंस कैप फंड में 1,000 रुपए का प्रति महीने निवेश, रिलायंस रेगुलर सेविंग में ये 30,000, ABSL बैलेंस 95 में 30,000, HDFC प्रूडेंस फंड में 50,000 का एक मुश्त निवेश इन्होंने किया है। LIC में सालाना 6,000, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में सालाना 27,250 रुपए ये डालते हैं। अब लक्ष्य इन्होंने रखे हैं पूनम, 15 साल के बाद लड़के की शादी, 30 साल बाद 1 करोड़ मिलने चाहिए। तो ऐसे लक्ष्य को कैसे हासिल करें, बताइए। ये लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है क्योंकि होराइजन लंबा है। इनके दोनों लक्ष्य हम महज 5,000 रुपए प्रति माह की SIP से अचीव कर सकते हैं। इन्होंने 2 फंड जो निवेश शुरू किया है वो दोनों एक ही कैटेगरी के, मोर और लेस सेम कैटेगरी के फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी जो बहुत ही बेहतरीन होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मगर 2 अलग अलग फंड में करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक लार्ज कैप चालू रखें और एक जो चालू है उनमें से कोई भी एक बंद कर सकते हैं, दोनों बेहतरीन है। और जो दूसरा शुरू करेंगे वो एक मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होंगे। तो इस तरीके से 2 ही फंड, क्योंकि इनके 2 गोल हैं, 2 फंड उसके साथ ईयर मार्क करके चालू रखेंगे तो ये अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। गोल को हम निवेश के जरिए अचीव करते हैं, पर क्या होगा जब अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि गोल अचीव करने में, निवेश करने में प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे में इंश्योरेंस काम आती है। तो साथ ही में आप अपना बीमा जरूर कराएं ताकि आपके गोल्स को हर हाल में पूरा किया जा सके। और इस तरह अगर आगे बढ़ेंगे तो इनके गोल जरूर अचीव हो जाएंगे। जो बैलेंस फंड में इन्होंने निवेश किया है वो जानकारी नहीं मिल पाई कि किस पर्पस से इन्होंने किया है, क्योंकि बैलेंस फंड कंजर्वेटिव रिटर्न्स भी मिलते, साथ ही ये शॉर्ट टर्म होराइजन यानी 3 से 5 साल तक का अगर आपका नजरिया है तो करे जाते हैं। तो हर निवेश को मेरी दरखास्त है हर व्यूअर से कि आप देख समझ के करें कि आप क्यों कर रहे हैं, आपका होराइजन क्या है और आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। सब कुछ कंबाइन करके एक प्रोफेशनल सलाह के बाद आप अपने निवेश करें तो आपके गोल अचीवमेंट बहुत स्मूथली हो सकते हैं।